मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। मिशन 2022 के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार का अपना मूल मंत्र पेश कर दिया है। योगी सरकार ने 12 पन्ने की एक बुकलेट जारी की है जिसमें सबसे ऊपर राम लला की तस्वीर है, यानी राम का नाम है। यानी साफ है कि 2022 का चुनाव में राम मंदिर और हिंदुत्व की पूरी छाप रहेगी। इस तस्वीर के नीचे प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। साथ में नारा दिया गया है, इरादे नेक काम अनेक। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं 12 पन्ने की इस बुकलेट का विश्लेषण करूं तो योगी सरकार 4 मुद्दों पर पूरा जोर लगा रही है। हिंदुत्व का एजेंडा, माफिया पर नकेल, जो मुख्तार अंसारी का हाल किया है, जो अतीक अहमद का हाल किया है, जो विकास दुबे का हाल किया है, विकास का मुद्दा और बेहतर कानून व्यवस्था। लेकिन साथ ही कोरोना के खिलाफ मजबूत लड़ाई के मुद्दे पर भी योगी सरकार खुद को सबसे बेहतर बता रही है। तो उधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने फिर से राम के नाम पर राजनीति का गंदा खेल शुरू कर दिया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 5 साल का काम और प्रभु राम का नाम योगी सरकार के लिए फिर से सत्ता की सीढ़ी बनाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम नाम और काम पर यूपी का संग्राम, क्योंकि 2022 में आने वाले 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनावों का शोर सुनाई देगा इस देश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीढ़ी से निकलती है केंद्र की सीढ़ी। तो आज की यह बहस महत्वपूर्ण भी है। आज हम एक एक चीज का विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार किस लिए और क्यों उत्तर प्रदेश का चुनाव अहम है। सबसे ऊपर रामलला की तस्वीर, फिर पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो, साथ में इरादे नेक काम अनेक का नारा। योगी सरकार ने एक 12 पन्नों की इस बुकलेट में 2022 चुनाव के लिए अपना मूल मंत्र पेश कर दिया है। हिंदुत्व का एजेंडा, माफिया पर नकेल, विकास का मुद्दा और बेहतर कानून व्यवस्था के साथ योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरने वाली है। एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है मुख्तार अंसारी की। अब मैं आप ही से पूछ लेता हूं कितनी सही है, कितनी गलत है। पहली फोटो में तो वो बड़े हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, मूछें एकदम तनी हुई हैं, एकदम बाल ठीक है। दूसरी फोटो में दाढ़ी बड़ी हुई है और मूछें उनकी नीचे हैं। तो मतलब अब मुख्तार अंसारी का जेल में ये हाल है, वो सही है बात? मैं फोटो देखता नहीं इस प्रकार के। अरे हम देखेंगे महापुरुषों का, देखेंगे देवी देवताओं का फोटो देखेंगे, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। माफिया का फोटो क्यों देखें? लेकिन जिसके जैसे कृत्य होंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन बुकलेट पर भगवान राम की तस्वीर को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भगवान राम के नाम का व्यवसायीकरण, राजनैतिकरण करती है। आशीर्वाद यात्रा वो निकालें, दूसरी कोई यात्रा निकालें। जनता का आशीर्वाद तो बीजेपी के साथ रहा नहीं। मुझे नहीं समझ आता कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को रामलला की तस्वीर से क्या इतराज है। कांग्रेस भूल जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में किसको खड़ा करा था, कपिल सिब्बल को, कि निर्णय ना हो। उन्होंने कहा था निर्णय और थोड़ा लेट कर दिया जाए, ना तो 2019 के चुनाव में वो प्रभाव डालेगा। समाजवादी पार्टी वो है जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलाई। 2022 में 2017 से ज्यादा बड़ी जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने चौतरफा मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मॉनसून सत्र के बाद यूपी में पार्टी के सभी सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र में आशीर्वाद यात्रा निकालने को कहा है। इस दौरान सांसद खुली जीप में घूमकर जनता से संवाद करेंगे। उधर यूपी में किसानों का मुद्दा भी गर्म है। राकेश टिकैत ने दिल्ली मॉडल से लखनऊ को घेरने का ऐलान किया था। 8 महीने आंदोलन करने के बाद में ये निर्णय लिया कि हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश भर में जाएंगे। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। जवाब में यूपी बीजेपी ने एक कार्टून ट्वीट किया। कार्टून में एक शख्स राकेश टिकैत जैसा दिखाई पड़ रहा है।
जिसके कंधे पर किसान आंदोलन का भार है। सामने एक शख्स मौजूद है जिस पर बाहुबली लिखा हुआ है। यह शख्स कह रहा है, सुना लखनऊ जा रहे तुम कि मैं पंगा ना लिए भाई, योगी बैठा है, बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। यानी पंगा मत लेना भाई, योगी बैठा है, बक्कल भी उतार देगा और पोस्टर भी लगवा देगा। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या विकास के दावे के साथ राम का नाम यूपी में बीजेपी की जीत का फार्मूला साबित होगा? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। राम नाम और काम पर यूपी का संग्राम। और अब राम नाम और काम के दांव का विश्लेषण सुनिए। अयोध्या में मंदिर का वादा 2022 चुनाव से पहले पूरा हो गया है। यह बड़ा मुद्दा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। रामलला की तस्वीर का संदेश हिंदुत्व का एजेंडा मुखर रहेगा, क्योंकि दूसरी तरफ से ओवैसी कहते हैं कि इंशाल्लाह इस बार बीजेपी की सरकार योगी को हम सीएम बनने नहीं देंगे और इस बार मुसलमान मुख्यमंत्री हमें चाहिए, यह कहती है ओवैसी की पार्टी। माफिया राज पर प्रहार से आम लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। जिस तरह से माफियाओं पे कार्रवाई हुई है इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे आजम खान पे जिस तरह के आरोप है, जिस तरह की कार्रवाई हुई है योगी सरकार के लिए, जैसे विकास दुबे जिसने 8-8, 10-10 पुलिस वालों को जान से मार दिया, उसकी गाड़ी पलट जाती है। हालांकि उस पर बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन योगी सरकार की यह बड़ी उपलब्धि रही है। योगी सरकार ऐसा क्लेम करती है कि माफिया पे नियंत्रण, चाहे वो पूरब हो, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे वो दक्षिण हो उत्तर प्रदेश का, चाहे वो उत्तरी भाग हो, हर जगह माफिया पे नकेल डाली है, जिससे आप लोगों में सुरक्षा की भावना पनपी है। नहीं तो ये माफिया बहुत तकलीफ देते थे, ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं। कोरोना वैक्सीन के मामले में उत्तर प्रदेश देश भर पे टॉप पर है। कोरोना वैक्सीन एक बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव के अंदर, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन को लेकर पॉलिटिक्स हुई, अखिलेश जी ने भी बोला कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, बीजेपी वाली वैक्सीन है। सपा के कुछ सांसदों ने बोला कि देखिए ये जो वैक्सीन है इससे बहुत कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। कांग्रेस ने भी बड़े सारे आरोप लगाए, तो ये बड़ा मुद्दा रहेगा। विकास और राम नाम के फॉर्मूले पर क्या यूपी में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी मोदी और योगी के चेहरे के साथ? ये महत्वपूर्ण है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता। मेरे साथ सतीश महाना है, कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश की सरकार में, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ के शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से प्रवक्ता है बीजेपी के। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण है, आज प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि उत्तर प्रदेश की सर्वा है इस समय, उनके एडवाइजर हैं। मेरे साथ वारिस पठान है ओवैसी साहब की पार्टी से। मैं 50-50 सेकंड शुरुआती मौके में सबको देता हूं। मैं सतीश महाना और अनुराग भदौरिया और के शर्मा आप ही से शुरुआत करता हूं। पहले अनुराग भदौरिया आपसे 40 सेकंड में एक बात का जवाब दीजिए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम राम का नाम भी लेंगे, हम काम की बात भी करेंगे, और माफियाओं पर जो हमने कार्रवाई करी है यानी उसमें आजम खान का नाम भी आता है। आजम खान खुला घूमते थे आपकी सरकार में, उनकी भैंसे पकड़ने के लिए पुलिस घूमती थी, अब पुलिस उनको लेके घूम रही है। फर्क यह आ गया है। बताइए अनुराग भदौरिया, कैसे निपटेंगे योगी नाम की आंधी से? देखिए, जिस तरह का उत्तर प्रदेश में माहौल है, आतंकी माहौल है, गुंडा राज सरेआम चल रहा है, जिस तरह से चीरहरण हो रहा है, सरेआम चीरहरण हो रहा है महिलाओं का। और आपने भी देखा, चाहे लखीमपुर की घटना हो और चाहे यहां पे हाथरस की घटना हो या उन्नाव की घटना हो, और जिस तरह से यहां पुलिस वालों को सरेआम थप्पड़ मारा जाता है, गोली मारी जाती है, सरेआम यहां पे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे गोली बारूद चलाते हैं। उत्तर प्रदेश को आपने एक तरह से आतंकी माहौल बना रखा उत्तर प्रदेश के अंदर में। कोविड काल में आपने देखा, लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर गए, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, और लाशों को नदी में तैरते देखा, और नदी के किनारे आपने लाशों को जानवर नोचते हुए देखे, और आपने देखा ऑक्सीजन मिलने की आशा में लोग पीपल के पेड़ के नीचे भाग रहे थे। और किसानों का हालत है कि किसान लगातार धरने पे बैठा है। किसान, जिसको अन्नदाता, जिसको भगवान बोला जाता था, देश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता था, वो किसान आज रोडों पे है। इनकम दुगनी करने की बात थी, बेचारा तड़प तड़प के उनकी 700 किसानों की अब तक मौतें हो चुकी हैं। किसानों का सम्मान नहीं, युवा बेरोजगार घूम रहा है, युवा को रोजगार नहीं, महंगाई काला में कमर तोड़ा, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार आत्महत्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर में रहने लायक नहीं बचा है, कोई घर से निकलने में महिलाएं डरती हैं। ये योगी राज उत्तर प्रदेश के अंदर में, योगी राज में सिर्फ रहने लायक नहीं बचा है। आप कहां रह रहे हैं अभी? इन्वेस्टमेंट की आप कहां रह रहे हैं अभी? मैं जानना चाह रहा हूं इस समय आप कहां पर हैं? अगर उत्तर प्रदेश रहने लायक नहीं बचा है तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप कहां पर हैं?
समाजवादी पार्टी का हेडक्वार्टर कहां पर है? अरे उत्तर आप प्रदेश कहां में पर है है ना? इस समय? वो बिल्कुल किस बताइए तरह से अनुराग, लोग रह रहे हैं, अगर लोगों उत्तर से प्रदेश पूछो, रहने शाम को लायक 6 बजे नहीं के बाद बचा निकल है, नहीं सकते इस समय प्रभु। मैं भी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश से ही कर रहा शाम को हूं, 6 बजे के उत्तर बाद प्रदेश की ये उत्तर बड़ा प्रदेश आरोप से आप निकल लगा नहीं दिया कि सकते उत्तर प्रदेश रहने लायक अपने नहीं बचा है। उनके नेता आप ही नहीं कहाँ निकल रह रहे हैं पाते इस समय डर के अनुराग मारे। जी? उनके विधायक खुद ही शिकायत करते नहीं, घूमते हैं विधायक चिट्ठी लिए शिकायत कर रहे हैं, कि भैया सांसद यहाँ पे शिकायत जो कर रहे हैं, इस तरह मंत्री का शिकायत माफिया करेंगे, यहाँ भू इनसे माफिया मैं बाद में पैदा हो गए, निपटूंगा। यहाँ शराब लेकिन उत्तर माफिया प्रदेश पैदा में हो गए, आतंकी जहरीली माहौल है, शराब पीने से रहने लायक लगातार नहीं उनकी बचा है, मौतें हो रही बीजेपी हैं के प्रभु। गुंडे हैं। 3 बातें आपने बोली, मैं नहीं जवाब बचा लेने है, के लिए उत्तर सतीश प्रदेश महाना और को के जंगल शर्मा राज के पास बना दिया जाऊंगा। योगी जी ने। होल्ड ऑन सर, यू मेड योर पॉइंट, सर यू मेड योर पॉइंट। ये बड़ा आपने आरोप लगा दिया कि उत्तर प्रदेश रहने लायक नहीं बचा है, लेकिन अनुराग जी आप कहां पर है? आप लखनऊ में है कि आप मुंबई में है या आप दिल्ली में है या आप कहीं और है या बंगाल में 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल है प्रभु। यहाँ दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, पुलिस वालों को आप थप्पड़ कहां मार पर दिया जाता है? पुलिस वालों को आपने बोला उत्तर प्रदेश में रहना मुश्किल है, मैं पूछ रहा हूं आप गुरुदेव कहां पर है? मुख्यमंत्री अनुराग आप लंबी कहानी बता रहे हैं, समय जाया हो रहा है। देखिए आपको मैंने 50 सेकंड दिए थे, आपने 1.25 मिनट लिया, आपने बड़े बड़े आरोप लगा दिए। आपने तो पहली बॉल पे छक्का मारने का प्रयास किया ना, तो अब मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि आप इस समय कहां पर हैं? बताने में क्या हर्ज है? आप उत्तर प्रदेश में ही हैं, लखनऊ में है, गोरखपुर में है, इटावा में है, कहां है, मैनपुरी में है, मत बताइए। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कहां पर है आप उत्तर बात तो प्रदेश में? सुन लीजिए मेरे प्रभु। हाँ जी। अरे तो प्रभु बात सुन लीजिए। हाँ, बताइए। महिलाओं से जरा पूछ लीजिए कि आप क्या हालत यूपी में लोगों है से कि पूछ नहीं है? लीजिए। मैं 6 पूछ बजे रहा के हूं, बाद आप डर के मारे निकलते नहीं है कि अनुराग कहां से भाई, गोली आप आएगी, तो कौन किसको लूट के भाग जाएगा। अनुराग भाई, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप कहां पर हैं? पे तो यहाँ पे चोरी मैं नोएडा में हूं, लूट मार मैं उत्तर प्रदेश में हूं, मैं बता रहा हूं, आप कहां पर है इस समय? अरे सर, आप कहां पर है बता दीजिए ना, निवेदन तो यही है। मेरी बात अभी भी नहीं समझे। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, आप सवाल मेरा का जवाब नहीं देना चाह रहे। आप उत्तर प्रदेश में ही है मेरी जानकारी के मुताबिक, हमारा कैमरा तो उत्तर प्रदेश में ही आपके पास पहुंचा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश आपको रहने लायक इस समय नहीं दिखता। बीजेपी गुंडी पार्टी दिखती है आपको, बीजेपी के गुंडे दिखते हैं, बड़े बड़े आरोप लगाए। आतंकी माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर। सतीश महाना, यह आपने बुकलेट जारी करी है, कांग्रेस की तरफ से भी वार हो रहा है, पलटवार हो रहा है आपकी तरफ से भी। लेकिन सतीश महाना जी, अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में आतंकी माहौल है और रहने लायक माहौल नहीं बचा है। लेकिन आपकी तो बुकलेट में पढ़ रहा हूं, वो कहती है कि आपने इरादे आपके नेक हैं और काम अनेक हैं। ये ठीक है अमीश जी, कुछ लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में रहने लायक माहौल नहीं है। ये जिनको अपनी टिकट देकर अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाते थे, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद, वो स्वाभाविक रूप से जेल में, उनके लिए उत्तर प्रदेश में अब कोई जगह नहीं है रहने के लिए। इनको ये बात सही कहे, जितने भी गुंडे थे उनके लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये उनका नेतृत्व करते थे। इनकी पार्टी के सारे नेता अधिकांशतः उसी आधार पर आते थे जहां पर गुंडागर्दी और भय का वातावरण होता था। उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, हर व्यक्ति खुशहाल है, माताएं बहनें सुरक्षित हैं, किसी भी प्रकार का यहां पर डर नहीं है। योगी जी के राज में ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश इस बात को कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कंट्रोल हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, शायद देश में कहीं भी नहीं है। तो इनके लिए रहने की जगह नहीं है, वो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके राज्य में कौन था जिनको ये टिकट देते थे, इनकी पार्टी की टिकट के ऊपर जीते थे अतीक अहमद। क्या उनको रहने के लिए जगह होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्या मुख्तार अंसारी को रहने के लिए जगह होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो इन लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, इनको अपनी बात वो याद है। दूसरी बात मैं ये पर कहना चाहता हूं कि ये सारी की सारी चीजें जहां पर इन्होंने उसकी कोविड की बात करी, इनके बहुत सारे राजनीतिक दलों के समर्थक अन्य राज्यों में ये पार्टी जिस समय जीतती है तो ये ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। एक पुरानी कहावत थी कि अगर पड़ोस में बच्चा पैदा होता है तो कुछ लोग ढोल बजाने आ जाते, उनमें ये हैं। और जिस समय वहां पर आते थे ढोल बजाने के लिए, उन राज्यों के साथ अगर हम कंपेयर करें तो उनके बारे में ये सोच लें कि आज भी उन राज्यों का क्या हाल है। इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, अगर उसको कोविड से प्रभावित होता है, उसकी मृत्यु होती है, तो ये दुखद है। ये बात इनको समझनी चाहिए। लेकिन अगर प्रबंधन के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जैसा प्रबंधन देश के किसी भी राज्य में नहीं हुआ, जहां पर ये चुनाव लड़ते हैं, जहां पर इनके समर्थक हैं, जहां पर इनकी सरकारें थी या अपने आप को क्लेम करते हैं, वहां पर भी इनके नहीं है। विकास के नाम पर आज उत्तर प्रदेश आगे चल रहा है। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि 14 में माननीय मोदी जी और 17 में माननीय योगी जी के आने के बाद देश की राजनीति की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। अब गुंडा राज की राजनीति नहीं है, संप्रदायवाद की राजनीति नहीं है, विघटनवाद की राजनीति नहीं है, भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं है, अलगाववाद की राजनीति नहीं है। अब केवल एक राजनीति है, वो राष्ट्रवाद की राजनीति और विकासवाद की राजनीति है, इसके अलावा कोई राजनीति नहीं है।
ओके, आपको क्या लगता है अनुराग जी, आजम खान जैसे व्यक्ति को जो बीजेपी ऐसा कह रही है, या फिर अतीक अहमद को, या फिर मुख्तार अंसारी को, इन सबको रहने देना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, गुंडा राज रहना चाहिए? मुझे तो बीएसपी का नारा याद आता है, चरगुंडन की छाती पर मोहर लगा हाथी पर, जिससे आपने गठबंधन कर लिया था। 40 सेकंड में जवाब सुन लीजिए। जी सर। हाँ बिल्कुल, आदरणीय आजम साहब के ऊपर उन्होंने क्या बनाया? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने वाले को चोर बोलते हैं। ये चूंकि सरकार के केसेस हैं, बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी का इल्जाम लगा के आपने जेल में डाला, अपने आप को समझते बहुत बड़ा काम कर दिया। और उत्तर प्रदेश को समाजवादी संस्कृति को संस्कारिक प्रदेश बनाना चाहती है, आप इसको आपराधिक प्रदेश बनाना चाहते हो, आप इसको सांप्रदायिक प्रदेश बनाना चाहते हो। प्रबंधन की बात करते हो, कोविड में यहाँ लोग तड़प तड़प के मर गए, प्रबंधन की बात कर, घर में घुसे बैठे थे मंत्री जी, आप दिखाई नहीं पड़े कभी? एक आध फोटो दिखा दो कहीं दिखाई पड़े हो? घर के कोने में घुसे थे आप और मुख्यमंत्री, पता नहीं चल रहा था कहां थे आप, और यहां लंबी लंबी बातें मार रहे लोग, यहां तड़प तड़प के मर गए। आपसे पूछ लूंगा 4 सीएमओ के नाम तो नहीं बता पाओगे अपने जिले में आपका सीएमओ कौन था, क्योंकि घर में घुसे थे आप, यहां लोग मर रहे थे, दिन दहाड़े लोगों के यहां। मुझे लगता है कि शालीनता बरतनी चाहिए बहस के अंदर, बहुत जरूरी है। से बोलने के पहले आपके परिवार के जानने वाले लोग कितने मरे होंगे, और आप यहां प्रबंधन की दुहाई दे रहे हो। जहां तक आप विकास की बात करो, आपने नफरत का विकास किया। ठीक है, अब आपने अपनी बात को रख लिया। सतीश महाना साहब जवाब देंगे, देन वारिस पठान एंड के शर्मा। ओके होल्ड ऑन अनुराग जी, देखिए ब्रेक भी मारनी पड़ती है बात को। आपने अपनी बात लगता है मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग भतौरिया जी का जो स्वभाव है, उस प्रकार की ये डिबेट एक्चुअली जिस समय आते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो किसी भी बात को सही तरीके से कहने के लिए तैयार नहीं है। अब ये मुझे बताएंगे कि मैं घर पे बैठा था कि नहीं बैठा था? पूरा कानपुर और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि पूरे कोविड काल में मैं रोज जनता के बीच में था। अब ये मुझे बताएंगे, जो लोग घर में दुबके हुए बैठे थे वो हमारे को बताएंगे। क्या पूरा देश और पूरा प्रदेश नहीं जानता कि माननीय योगी जी के पिताजी की मृत्यु होने के बाद भी वो रोज मीटिंग करते रहे? क्या पूरा प्रदेश इस बात को नहीं जानता कि सेकेंड कोविड के काल में हर स्थान के ऊपर जगह जगह जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी प्रबंधन नहीं किया? इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, एक्चुअली इनको मोतियाबिंद हो गए, इनकी आंखें सारे खराब हो गई हैं, इनका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से घिर चुका है अव्यवस्थाओं के कारण। इनको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, इनको कुछ दिखाई दे ही नहीं सकता। ना ये अच्छी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ना अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। ये जी, मेरे साथ वारिस पठान भी हैं, एएम के। वारिस पठान, माफिया राज पर नकेल, बड़ा मुद्दा, रामलला की तस्वीर सबसे ऊपर, उसके नीचे प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। कुल मिलाकर नारा बिल्कुल बुलंद है, और बीजेपी की सरकार ने तय कर लिया है कि इरादे नेक और काम अनेक के साथ वो मैदान में उतरेंगे। आप कहते हैं कि अब मुसलमान सीएम देंगे, बीजेपी कहती है कि हमने माफियाओं का अंत करा है, इसलिए जनता हमें चुनकर वापस भेजेगी। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को हमने तबाह कर दिया है। अमीश भाई, सबसे पहले तो जो किताब पे लिखा हुआ है नेक इरादे काम अनेक, तो उसको चेंज करना चाहिए। फेक इरादे, फेक नीयत और काम जीरो। क्योंकि देख लीजिए, आपका ये हिंदुत्व का लेके चल रहे मुद्दा है, लोग राम जी के नाम पर इन लोगों ने वोट लिया, राम जी के नाम पर सत्ता में आकर बैठ गए, और राम जी के नाम पर ट्रस्ट बनाया, उसमें गफला कर दिया, हमारे तो राम मंदिर भी तो बनवा दिया, आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया, राम मंदिर भी तो बनवा दिया, कर दिया, उसमें 2 करोड़ की जमीन। अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे बनाया है साहब। कहां है अमीश भाई, आप तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है कि नहीं? अब बात नंबर 2, ये बोलते हैं कि कोरोना के अंदर हमने इतना अच्छा काम किया। वाह, क्या काम किया कोरोना में आपने? हमने पूरे देश ने देखा, हमारे भाई बहनों की, हिंदू भाई बहन मुसलमानों की लाशें तैर रही थी गंगा के किनारे पे। उन लाशों को छुपाने के लिए पीली चादर डाल दी गई, चादर हटी, वहां कुत्ते उन लाशों को नोच रहे थे। तो उनके घर वालों को जाकर पूछिए कि जिनके लोग वहां पर मर गए थे, उनसे कि क्या काम किया योगी ने। 4 से 5 लाख लोगों की जानें चले गई, और अब ये आकर बोलते हैं कि ऑक्सीजन का कमी थी नहीं वहां। अरे कल तो बोलेंगे कोई कोरोना से भी नहीं मरा। इतना तो इन्होंने लोगों का इस इमोशन के साथ खिलवाड़ कर दिया। अब बात नंबर 2, क्राइम कहां खत्म हुआ जरा बताइए। अभी जो चुनाव का वो चल रहा था, उसके अंदर एक महिला के साथ कितनी बर्बरता के साथ उसकी साड़ी खींची जा रही थी, आपने नहीं देखा था क्या अमीश जी? तो लेकिन वो माफिया देखिए कुछ हुआ है, और 100% क्राइम तो किसी मुल्क में, किसी स्टेट में कम नहीं हो सकता। वो कहते हैं माफिया राज हमने कम किया है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान, गुंडा राज चल रहा है वहां पर। योगी तो फेल हो चुके हैं एज द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। अमीश भाई, आप देखिए ना
कितने करोड़ों लोगों का रोजगार छीन गया और बोलते आपने विकास कर दिया। बताइए मुझे विकास कहां पर हो रहा है? हाँ विकास हुआ है, पेट्रोल में इजाफा हुआ है, राम मंदिर के बारे में ये बात करेंगे जिनको ना तो राम की संस्कृति मालूम है, जान इनको देश की संस्कृति मालूम है, जो केवल कड़वी बात और गंदी बात करने मंत्री जी का जवाब सुनिए, जिनके नेता और उनके भाई ये बताएंगे ये राम, इनके मुंह से तो राम मंदिर शब्द निकलना ही नहीं चाहिए, इनके मुंह से तो अपवित्र ही लगता है। राम मंदिर शब्द इस देश के हर उस व्यक्ति के मुंह से निकलना चाहिए जो इस देश की संस्कृति को मानता है। ना ये संस्कृति को मानते हैं ना ये धर्म को मानते हैं, इनको पता ही नहीं है कि देश किस आधार के ऊपर चलता है, इस देश का आधार क्या है, सांस्कृतिक आधार क्या है, ये भी इनको नहीं मालूम। ये बात करेंगे, इनको कुछ नहीं पता जी। ये केवल संप्रदाय के नाते से लोगों को भड़काकर गंदा भाषण देके, गंदी जुबान बोलकर, गंदी नीयत के साथ जो कीचड़ और गंदगी के पूरा भरा हुआ हो उस आधार के ऊपर ये बात करते हैं। इनको तो किसी भी प्रकार के किसी डिबेट में लाना ही मेरे को लगता है कि राष्ट्र है। इनको किसी भी प्रकार के कोई बात का जवाब नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को केवल सजा मिलनी चाहिए, राष्ट्रहितों की सजा मिलनी चाहिए, संप्रदायों को भड़काने की सजा मिलनी चाहिए लोगों को। ओके वारिस पठान, मैं आपका रुख करूंगा। वारिस पठान 30 सेकंड में जवाब दें के शर्मा। इन्होंने अब इसको बोलने नहीं दूंगा मैं, आप नहीं, आप बोलिए। ये क्या मेरी आवाज बंद कराएंगे? अरे उत्तर प्रदेश का आपने क्या कर दिया देखा है क्या? क्राइम बढ़ा दिया है आपने। उन करोड़ों लोगों की नौकरी जो चले गए उसके लिए क्या किया योगी सरकार ने? बताइए। 4 से 5 लाख लोगों की हत्या हो गई, मैं तो हत्या बोलूंगा, जो कोरोना काल में लोगों की हुई, उसके लिए क्या किया योगी ने? कुछ नहीं। अगर नगर निगम के चुनाव हुए तो ये हैदराबाद में हार गए, यहाँ पर जाके ये रहने वाले और ये हमारे को बताएंगे। जाओ परिवारजनों के साथ माफी मांगो, जाके उनके परिवार वालों के पास जाकर माफी मांगना चाहिए। भाषा आपको आपकी लापरवाही की वजह से दूसरा कोविड का जो आया उसमें 4 से 5 लाख लोगों की जान चली गई। ये जो भाषा आप प्रयोग करेंगे जबान और आप मेरे को रोकेंगे बोलने के लिए, आपकी क्या हैसियत है? आप मेरे को रोकेंगे? 4 घंटा डिबेट चलेगा। मेरी जुबान की बात मत करिए। तुम क्या बोलोगे यार? तुम तो आतंकवादियों के साथ मिले हो, तुम क्या बोलोगे? लेकिन भाजपा के मंत्रियों की जुबान की मैं अगर नहीं कर सकते हम तुम्हारे साथ, तो आप हम तुम्हारे साथ गंदी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि हमारी संस्कृति इस बात को नहीं कहती है। तुम गंदी बात बोल सकते हो, तुम्हारे साथ गंदी बात का मुकाबला हम नहीं कर सकते क्योंकि तुम गंदगी में पैदा हुए, तुम गंदी बात बोलोगे। जुबान के बारे में यहाँ पे उल्लेख भी कर दिया तो आप कुर्सी छोड़ के चले जाएंगे। पे बात करिए। वो 4 से 5 लाख जो जिनकी जाने मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। मंत्री जी मैं आपका रुख कर रहा हूं। के शर्मा मेरे साथ लगातार जुड़े में। के शर्मा, देखिए बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ इस कार्यक्रम के अंदर। आतंक की माहौल हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश रहने के लायक नहीं है, गुंडों वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और आप कहते हैं इरादे नेक हैं और काम अनेक है, लेकिन आपको घेरा जा रहा है इन सब पे। और फर्जी मुकदमे आपने आजम खान पे कर दिए। विषयों का जवाब नहीं ऐसा अमित जी, इसका जवाब तो महाना साहब ने बहुत अच्छे ढंग से दे दिया उनको। और जहां तक गुंडा राज्य की बात है तो मैं कहता हूं कि पूरे देश में यदि आप सर्वे करा लें कि इस देश में कोई यदि राजनीतिक दल जिसको गुंडा यानी दल कहा जाता हो, जो गुंडागर्दी के लिए, गुंडा टैक्स के लिए यदि जाना गया और पहचाना गया पिछले कम से कम 3-4 दशकों से, तो वो समाजवादी पार्टी ही हुए। कोई भी इसमें सुबह संकोच नहीं है। तो आप जैसे ही कहेंगे कि राजनीतिक गुंडे, वो समझ जाते हैं कि समाजवादी पार्टी की बात हो रही है। तो इसलिए ये कहना कि कौन गुंडा है कौन माफिया है ये सब स्पष्ट है। और इन्होंने बाकायदा अपने कार्यकाल में ये सब चीज करके बताया है कि इस तरह से। और शुरुआत इन्होंने निहत्थे राम सेवकों पर, जो कार सेवक थे उन पर जो गोलियां चलाकर इन्होंने की थी, जिस ढंग से हत्या किया था इन्होंने जो है कार सेवकों का, उससे स्पष्ट था कि किस तरह से एक तुष्टीकरण के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं। और इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं अमित जी कि इसको समझने की बहुत आवश्यकता है कि उस समय जब हत्या हुई, जब वो कार सेवकों की, तो ना कांग्रेस ना बसपा और ना कोई अन्य दल जो उसकी निंदा किया हो, सब मुंह बंद करके बैठे थे, सब मुंह बंद करके बैठे थे। और यही सपा और बसपा ये नारे लगाते थे उस समय कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारे लगते थे उस समय उस चुनाव में। तो जो भगवान श्री राम को हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे, आज वो बसपा जाकर अयोध्या में मंदिर के सामने एड़ी रगड़ रहे हैं, अपनी पश्चाताप कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं
कि यही काम ये सपा भी कर रहे हैं। अब परशुराम जी की मूर्ति लगाने चले हैं क्योंकि राम जी के प्रति श्रद्धा नहीं, परशुराम जी जो उनके भक्त हैं उनकी मूर्ति लगा के, तो ये जो पाखंड है इन लोग का ये साफ स्पष्ट है। इससे स्पष्ट है कि ये इस चुनाव में इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, हमारे विरोध के लिए भी कोई मुद्दे नहीं है इनके पास। ये सिवाय वहां पर जैसे वारिस पठान वहां पर मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने की वहां अपील करके तुष्टीकरण कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, यही काम वहां सपा और बसपा भी करने जा रही है। तो इससे स्पष्ट है, तुम्हारी इस परिस्थिति स्पष्ट है अमित जी, वहां जो है सुनिश्चित है ना। एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर दूं, मात्र एक बात कह के अमित जी, अभी वो इनके वारिस पठान जी ने कहा, आज स्पष्ट किया कि नहीं वो मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनना है। तो ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध करते हुए इस मंदिर निर्माण जब निर्णय है उसका विरोध क्यों किया? हम तो बोल रहे हैं आज भी वो विरोध करते हैं, लेकिन आज भी वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि इस पर आस्था के आधार पर निर्णय हुआ। तो ठीक है आचार्य प्रमोद कृष्ण, देखिए मुझे चर्चा को आगे बढ़ाना दीजिए। आचार्य जी देखिए, मैं आपके पास सबसे आखिर में आ रहा हूं और आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस की पॉलिटिकल हैसियत जो है वो उत्तर प्रदेश में उतनी बेहतर नहीं है, ये बात स्पष्ट है। अगर आपको बुरी लगे बात, भली लगे, ये फैक्ट है, दिस इज अ हार्ड फैक्ट। आचार्य प्रमोद कृष्ण कोई मुसलमान सीएम की बात कर रहा है, बीजेपी मिशन 2022 में इरादे नेक काम अनेक के माध्यम से उतर रही है, समाजवादी पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है। बीजेपी तो कह रही है हमने माफियाओं पे भी वार किया, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम अब की बार 22 में बाईसाइकिल, बीएसपी अपने तरीके से काम कर रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं इस पूरे चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की कहानी कहां अटकी पड़ी है, क्योंकि चल तो नहीं रही है गाड़ी ये। देखिए अमीश देवगन, एक तो बीजेपी ने जो ये बुकलेट जारी की है इस पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चित्र लगाया है। तो भगवान श्री राम हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास और हमारे सनातन धर्म की बुनियाद हैं, आधार हैं। भगवान श्री राम को किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं कहा जा सकता है, ना किसी एक राज्य का कहा जा सकता है, ना किसी एक जाति का, ना किसी एक वर्ग का, ना किसी एक देश का। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक हैं भगवान श्री राम। तो उनको भाजपा ने अपने इस बुकलेट में जो वोट मांगने के लिए इस्तेमाल किया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भगवान श्री राम ने ग्रहण की, या वो कब आए थे भाजपा के दफ्तर? भगवान श्री राम खुद आए थे सदस्यता ग्रहण करने, या भाजपा का कोई नेता वैकुंठ लोक गया था उनसे सहमति लेने? भगवान श्री राम सिर्फ भाजपा के हैं, ये दिखाने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये भगवान श्री राम की मर्यादा से भी खिलवाड़ कर रही है, हमारी आस्था से खिलवाड़ कर रही है, सनातन धर्म से खिलवाड़ कर रही है, हमारी परंपराओं से खिलवाड़ कर रही है और भारत के संविधान से भी खिलवाड़ कर रही है। ये बड़ा गंभीर विषय है, ये इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसको वारिस पठान समझे ना समझे, इसको मैं समझ रहा हूँ और मैं ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता से करना चाहता हूँ। वो वरिष्ठ हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो इस बात का जवाब दें। क्या भगवान श्री राम सिर्फ भाजपा के हैं? मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा, मेरा पहला सवाल है। दूसरी बात, आपने कहा है इरादे नेक, जी पहले इसका जवाब ले लेते हैं फिर अगले पर आते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी पहले इसका जवाब ले लेते हैं सतीश जी से, फिर अगले पर आते हैं। सतीश जी जवाब, आपको भी काम पे पूरा भरोसा नहीं है इसलिए राम का नाम आपको आगे करना पड़ रहा है? सतीश जी मेरे को ये सवाल है। बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस के एक लीडर से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के शब्द अच्छे लगे मुझे सुनकर। इन्हीं की पार्टी तो थी जो भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न खड़ा करती थी, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न खड़ा किया, आज वो भगवान राम की शरण में। हमने ये नहीं कहा कि भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के हैं, जैसे आपने कहा कि भगवान राम इस देश की संस्कृति हैं, इस देश के आराध्य हैं, और जिस समय इस देश की संस्कृति की बात होती है, सांस्कृतिक आधार की अगर फोटो, आराध्य की फोटो अगर कहीं लगानी पड़े तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? दूसरी बात, इन्होंने ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज भगवान की शरण में सब लोग हैं। श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली से पिछले 5-6 बार से चुनाव लड़ रही हैं। 5 बार इन्होंने कभी भी ना तो राम की पूजा करी, ना राम के मंदिर में गई।
अभी जब 2019 में पहली बार जब चुनाव में इन्होंने देखा कि मोदी जी के आने के बाद इस देश का पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, इस देश की संस्कृति के ऊपर, इस देश के धर्म के ऊपर, तो पहली बार उन्होंने भगवान की पूजा करके तब वो नॉमिनेशन कराने गई। तब इनको याद नहीं आ रहा था कि ये क्यों गई। जिस समय लोग हमारे को कहते हैं कांग्रेसी कि ये राम के नाम के ऊपर जाते हैं, तो हाँ, निश्चित रूप से हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को आराध्य मानते हैं, इस देश की संस्कृति मानते हैं, और ये कभी नहीं मानते थे। चुनाव में इन्होंने माना, ये सिर्फ चुनाव में इन्होंने पूजा करी थी। आप उठा के देख लीजिए, आपके पास फाइल में होगा, जब वो नॉमिनेशन कराने गई थी तो जी आचार्य जी से जवाब लेते हैं। अच्छा, पूजा करी, उसके बाद भी नहीं करी होगी। अच्छा आचार्य जी, इस देश के अंदर, इस देश की राजनीति की विडंबना रही कि लोग इफ्तार पार्टियों में तो जाकर फोटो खिंचाते थे, लेकिन अयोध्या के द्वारे कोई नहीं जाता था। लेकिन इस बार सपा भी गई है, बसपा भी गई है, कोई नहीं जाता था। क्या कांग्रेस जाएगी? इस बार ही तो अयोध्या के द्वार सब पहुंचे। अमीश देवगन, मुझे सतीश महाना जी से एक सार गर्वित उत्तर की अपेक्षा थी जो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने इधर उधर की बात की। पहली बात ये कहा उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया। पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का ये बयान आज तक पब्लिक डोमेन में अगर सतीश महाना जी के पास हो, जिन्होंने ये कहा हो कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, मुझे वो दिखाएं। दूसरी बात, भगवान राम का अस्तित्व को ना मिटाने का कोई हिम्मत रखता है, ना किसी की हैसियत है। भगवान राम किसी पार्टी के, किसी नेता के, किसी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। वो हजारों साल से हमारी सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की, सभ्यता के प्रतीक हैं और हमारी आस्था के आधार हैं। दूसरी बात, मेरा सवाल ये था सतीश महाना जी, ये बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय चैनल है, ये बड़ी बहस है अमीश देवगन की। मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं कि भगवान श्री राम आपके अकेले बीजेपी पार्टी का अधिकार है क्या भगवान श्री राम पे? और अगर आपको भगवान श्री राम की शरण पर जाकर भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगना है, तो इस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी की जगह रामलीला पार्टी रख दीजिएगा और कहिए कि हमने काम नहीं किया, हम काम नहीं कर सकते हैं, हम जो वादे करें उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, हम भगवान श्री राम की शरण में हैं, इसलिए हमें वोट दे दो। आप कहिए, ये दोहरा चरित्र आप क्यों अपनाना चाहते हैं? मेरा सवाल सीधा ये है। आपने 4.5 साल में अगर काम किया है तो काम के नाम पर वोट मांगिएगा। मैं सीधा जवाब देता हूं आपको। निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया आदरणीय आचार्य जी, मैं उस प्रश्न का सम्मान करता हूं। भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। भगवान राम इस देश की आस्था का प्रश्न है। इस देश का रहने वाला हर व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऊपर आस्था है, विश्वास है, उनके प्रति आराध्य मानते हैं और भक्ति है। ये बात सही है, सबके लिए है। लेकिन ये बात आपने कभी समझी नहीं ना। यदि आपने समझी होती तो फिर जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की हम मांग करते तो आप विरोध नहीं करते, आप उसके अगेंस्ट में नहीं खड़े होते। आप कभी भी क्या इस समर्थन में आए जो आप कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इस देश की आस्था हैं? क्या आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा उन्होंने कहा यहां पर बनेगा, कभी उसका समर्थन किया? नहीं किया। आपने नहीं किया। हम नहीं कह रहे कि आपके नहीं है, आपने दूरी बनाकर रखी। आप मस्जिदों के अंतर्गत रोजा अफ्तार में जाते रहे। आपने कभी रामनवमी का कार्यक्रम नहीं किया, आपने नहीं किया। हम तो कहते हैं कि आपको भी करना चाहिए था। आज भी हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस बात को कहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के खिलाफ जो हम रहे, आगे से इस प्रकार की ये राम नाम की गाड़ी, तो राम नाम की बस चली, ये राम नाम की जो गाड़ी चली, इसको कांग्रेस ने पूरी तरह से मिस कर दिया। शशि थरूर कहते रहे कि अच्छे हिंदू तो मंदिर ही नहीं चाहेंगे कभी विवादित जगह पर, और यही बात दिग्विजय सिंह कहते रहे। तो कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा नेता है जो राम मंदिर के ऊपर क्या क्या बयान दे चुके हैं। उसके अगर हम उस पड़ताल में अगर हम जाएंगे तो बहुत कहानी आगे निकल जाएगी। लेकिन विषय यह है, क्या आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर, आचार्य प्रमोद कृष्ण, लॉ एंड ऑर्डर, जो मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हुई है, जो अतीक अहमद पे कार्रवाई हुई है, जो इस समय आजम खान पे केस चल रहे हैं, वो जेल में है, बीजेपी उन सबको भी चुनावी मुद्दा बना रही है। आप सिर्फ रामलला पर अटक गए, लेकिन ये जो 12 पन्ने की किताब है इसमें बहुत कुछ है। अमीश देवगन जी, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो सतीश महाना जी ने कहा कि कभी राम के दरबार नहीं गए, राम के द्वार नहीं गए, तो मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे और अयोध्या में रामलीला, भगवान राम के नाम पे मेले का और तमाम वहाँ के सर्किट का, राम सर्किट का बहुत से परियोजनाएं कांग्रेस की सरकार ने दी। नंबर 1, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सभी रामलीलाओं में भी जाते रहे, भगवान राम की आरती करते रहे, भगवान राम की
स्तुति करते रहे, लेकिन भगवान राम के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा। राम मंदिर की जो जन्मभूमि का मंदिर है, शिलान्यास से लेकर के ताला खुलवाने तक का काम सब कांग्रेस की हुकूमत में हुआ। लेकिन चलो ठीक है, अगर मैं दूसरा सवाल पे आपका जवाब देना चाहता हूँ। सतीश महाना जी से अभी ये बात आ रही थी कि ये माफिया हैं, इनको हमने ये कर, ठीक है, लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी माफिया हैं, बिल्कुल है, माफिया नहीं मानता। आजम नहीं, हाँ ओके, मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सतीश जी से, वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही कद्दावर मिनिस्टर हैं, कई बार विधानसभा के चुनाव जीते हैं, क्या खुशी दुबे माफिया है जो ब्याह के गई थी 3 दिन पहले जिस ससुराल में गई उसके पति का इनकाउंटर हुआ? हो सकता है उसका पति अमर दुबे किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त हो, उसका इनकाउंटर हो गया, उसका इनकाउंटर सही हुआ या गलत हुआ ये कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन क्या उस लड़की का दोष था जो 3 दिन पहले ससुराल में आई और उसको 1 साल से आपने जेल में डाल रखा? वो कौन सी माफिया है? एक प्रभात मिश्रा का इनकाउंटर हुआ जब विकास दुबे फरार था, फरीदाबाद से पकड़ा गया, उसकी उम्र 17 साल थी, 12वीं का इम्तिहान दिया था, उसका इनकाउंटर हुआ, क्या वो माफिया था? ऐसे ही कितने लोगों का जो एनकाउंटर फेक हुआ है, ये माफिया कहे जाएंगे क्या? तीसरा सवाल आप इसका जवाब दें कि अगर आपको अपने काम पर भरोसा है तो क्या आप इस सच्चाई को नकार सकते हैं कि कोरोना में हम वाकई फेल हुए, ऑक्सीजन के बिना मौतें हुई, बेड के बिना मौतें हुई, लोग तड़पते रहे, ये फेलियर नहीं है। मैं इस बात पे ये कतई नहीं, देखिए मैं 10 सेकंड एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमीश देवगन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सतीश महाना जी को ये कहना नहीं चाहता कि वो घर में सो रहे थे, मैं जानता हूं सतीश महाना जी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार से काम किया होगा। मैं इसकी तारीफ भी करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का निधन हुआ लेकिन वो वहां नहीं गए। मैं इसकी भी प्रशंसा करना चाहता हूं कि योगी जी कोविड में रहते हुए भी उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। लेकिन क्या इस सच्चाई से, आप साफ दिल से कहिए, क्या आप इस सच्चाई से नजर चुरा सकते हैं, मुंह मोड़ सकते हैं कि लोग तड़प तड़प के मरे, गंगा के अंदर लाशें तैरी, गंगा के अंदर और तमाम नदियों में लाशें तैरती दिखाई दी, उनके तटों पर तमाम लाशें बिखरी पड़ी हुई थी? क्या उनके संस्कार को जो सम्मान मिलना चाहिए था, उनके शवों को जो अंतिम संस्कार का सम्मान मिलना चाहिए था, वो आपकी सरकार नहीं दे पाई? इस बात से नजर चुरा सकते हैं? इन सवालों का जवाब मुझे आपसे चाहिए। सतीश जी जवाब। देखिए, आचार्य जी ने जो बात कही, जो मैंने कहा ना, इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राज्य में रहता हो, दुर्भाग्य से यदि वो कोरोना से हताहत हुआ, उसकी मृत्यु हुई है तो उस परिवार के लिए दुखद है, हम सबके लिए दुखद बात है। लेकिन जिस समय ये प्रबंधन की बात करते हैं तो आचार्य जी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि यहां पर कोरोना का प्रबंधन कैसा था, तो मैं आचार्य जी की सरकार महाराष्ट्र में कभी उसके साथ तुलना करके देख लिया होता और समझ लिया होता कि क्या सही है और क्या गलत है। उनके साथ तुलना करके आज भी की तारीख में भी हमारे पास 100 से कम केसेस विगत 10 दिनों से आ रहे हैं और आज भी वहां पर हजारों केसेस आ रहे हैं। कभी उस और भी निगाह डाल ली होती तब उस प्रबंधन की तारीफ कर देते कि उत्तर प्रदेश में प्रबंधन किस प्रकार से हुआ, ये इन्होंने नहीं देखा। क्योंकि वहां की जिस समय बात आती है अन्य राजनीतियों की, जहां पर इनके दल या इनके समर्थित दल सत्ता में, उस समय आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रबंधन हुआ, इसकी तारीफ पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में हुई है। WHO ने भी इस बात की तारीफ की है कि जिस महामारी में जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जहां पर सारी की सारी बातें थी, वहां पर भी कुछ नहीं हो सका, उसको भी प्रबंधन अच्छी तरीके से करने का काम हमने किया। तो ये आचार्य जी कहें कि उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य से जो लोग राजनीति करते रहे, वैक्सीन के ऊपर जो राजनीति करते रहे, मृत्यु के ऊपर जो राजनीति करते रहे, जी सतीश जी, जी मैं आपका रुख करूंगा सतीश जी। अनुराग भदौरिया वो आज इस बात की रात करते हैं। जी अनुराग देखिए, मुझे लगता है कि एक बात तो स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है, बीजेपी जो है, जो उन्होंने माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी उसको बढ़ चढ़ के बोलेगी। और आजम खान आपकी पार्टी से आते हैं, आपको उनके लिए सिंपैथी हो सकती है, लेकिन सिर्फ उन पर भैंस चोरी का या किताबें चोरी का आरोप नहीं है, आरोप भू माफिया का भी है। तो वो भी बड़े गंभीर आरोप है और अदालतों से उनको अभी तक बेल नहीं मिली है। 80 से ज्यादा केस है उनके ऊपर। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो आप गुंडागर्दी की बात करते हैं, बीजेपी तो स्पष्ट रूप से ये कहती है कि गुंडों वाली पार्टी आप है, आप कहते हैं गुंडों वाली पार्टी बीजेपी है। अच्छा देखिए जहां तक आदरणीय आजम साहब का बात है, यहां मंत्री जी बैठे वो भी जानते हैं कि जब सरकार बदलती है तो किस तरह के केसेस लगाए जाते हैं। कोई 302 उनके ऊपर नहीं है, ना 307 है।
वो जबरदस्ती वाले केसेस, बकरी चोरी, भैंस चोरी, ये जमीन कब्जा कर ली, कमाल की बात है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी धमका के जमीन लेना ठीक है, आपने उनको जेल में डाल दिया क्योंकि आप मार्केटिंग। सुन तो मैं अपनी बात कर लूं ना, अरे केसेस लगाना अमीश जी सरकार के हाथ में होता है। हमें कितनी बार जेल भेज दी, तो मैं माफिया हूं क्या? मुझे जेल भेजा कि नहीं भेजा? मैं माफिया नजर आता हूं क्या? सतीश महाना जी और हमारे सामने खड़े हो जाए, उनकी एजुकेशन, मेरी एजुकेशन देख लीजिए। बात ऐसा थोड़ी किसी को भी जेल भेज सकती है, सरकार के ऊपर में क्या है। इसलिए दूसरी बात, आप उस पर विश्वास करेंगे जैसे भी सवाल पूछा गया जिसे विवेक तिवारी की हत्या हुई थी, क्या कांग्रेस तो कह रही है कि योगी आदित्यनाथ सड़क पर थे जब कोरोना हुआ। कांग्रेस के नेता ने बोला योगी आदित्यनाथ सड़क पे थे, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया, उसके बावजूद वो काम कर रहे थे। अरे मैं पूरी बात कर लूं, किसी के पिता का अगर देहांत हो जाए तो उससे बड़ी चीज क्या होगी? अरे मैं बात कर लूं अपनी, उत्तर प्रदेश के अंदर में कोरोना में लोगों की तड़प तड़प के मौतें हुई हैं और ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने तारीफ की। महाना जी, आपके विधायक, आपके सांसद धरना दे रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं, लोगों की मौतें हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया वाला जानेगा सीतापुर कहाँ है या बाराबंकी कहाँ है, यहाँ लखीमपुर कहाँ है, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ कहाँ पे है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया का संसद तारीफ कर रहा था और आपके खुद के बीजेपी के विधायक संसद बुराई कर रहे थे कि यहाँ पे लोगों की मौतें हो रही है। जवाब के शर्मा जवाब, आजम खान पर आपने फर्जी केस कर रखे हैं। मैं बात पूरी कर लूं। सतीश जी, मैं आपका रुख करूंगा, पहले के जी आजम खान पर आपने फर्जी केस कर रखे हैं। जवाब नहीं, अपनी बात पूरी नहीं हुई अमीर जी। नहीं, ऐसा है। 5 सेकंड। अच्छा ले लीजिए, अनुराग को 5 सेकंड दे दीजिए। के मेरा निवेदन है, अनुराग को 10 सेकंड दे दीजिए। 5 सेकंड ले रख लीजिए। और बताइए, आपने देखा कभी ऐसी सरकार देखी जो लाशें छिपाने के लिए कफन चोरी कर रही हो? ये कफन चोर है, ये इनकी मानसिकता कैसी होगी जो लाशों को छिपाने के लिए कफन चोरी कर रहे थे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बोला है जिन्होंने पूरे नहीं किए वादे। ओके, के जी जवाब। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट सर। इरादे ने कैसे? अनुराग जी, आपने अपनी बात को रखा, वाणी को विराम दीजिए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। बोलिए के। देखिए अमीश जी, अभी इन्होंने कहा जो इनके अनुभव हैं अनुराग भदौरिया के और इनकी पार्टी के, इन्होंने कहा कि किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। तो ये यही करते थे ना, 2012 से लेकर 2017 तक इन्होंने यही किया। किसी को भी किसी भी उसमें जेल में इन्होंने डाला। वो अपने अनुभव को गिना रहे हैं। इनको आजम खान जी के करतूत नहीं पता है, उनके जो है अपराध नहीं पता है। जेल में, न्यायालय में बाकायदा सब चीज का संज्ञान हो रहा है और इसीलिए, और ये जेल में डालने की ताकत रखते थे, छुड़ाने की भी ताकत रखते थे, क्योंकि इन्होंने इसी अयोध्या के ऊपर जो आतंकी घटना हुआ अयोध्या में, उसके जो आतंकवादी थे उसको छुड़ाने के लिए ये कोर्ट तक गए और बाद में कोर्ट से इनको फिर झिड़क मिली, तब ये वापस हुए। एक नहीं, कई आतंकवादी घटनाओं के लिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं आतंक का माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश में अब रह नहीं सकते, ये कह रहे हैं तो के शर्मा। नहीं, वो कहां रहे? नहीं, उसका जवाब महाना साहब ने बहुत अच्छे ढंग से इनको दे दिया है कि ऐसे लोगों को रहने की वहां आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग वहां रहेंगे तो वहां की कानून व्यवस्था को खराब ही करेंगे। अनुराग कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग 30 सेकंड। अनुराग अमीर जी देखिए, इतने समय देर बाद मुझे समय दिया, आप कंप्लीट कर लीजिए के जी। मैं आपको कह रहा हूं, मैं कंप्लीट कर देता हूं। मैं इस आपके चैनल में बैठकर एक सफेद वस्त्र पहने आचार्य प्रमोद कृष्णन जिनका नाम है बताते हैं, उन्होंने कितना बड़ा सफेद झूठ बोला है भगवान श्री राम के संदर्भ में। इनके 2007 में अंबिका सोनी जो इनकी संस्कृति मंत्री होती थी, उनके माध्यम से राम सेतु के मसले पर इनके यहां से हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, और आज यहां पर सफेद झूठ बोल रहे हैं बैठ के कि जो है हमने ऐसा कुछ नहीं किया। यह बात क्यों नहीं समझाया उस समय आपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अंबिका सोनी को? तो इस तरह का बैठकर झूठ बोलना, यही नहीं, आपने हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा कि आप हिंदुओं को बदनाम कर सकें। आपने केवल यही नहीं किया, आपने देवी देवताओं के अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके पूरे कांग्रेसियों ने मिलकर हर जगह गणेश वंदना हो, भारत माता का चित्र लगाना हो, वारिस कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई तिलक लगा ले, हर को सांप्रदायिक वारिस कुछ कहना चाह रहे हैं। कांग्रेसियों का कुकृत था, आज इनको समझ में आया। मैं बोलना चाह रहा हूं बगैर हिंदू उसके सम्मान के ये भी आगे नहीं बढ़ सकते। वारिस पठान, मैं आचार्य आपको मौका दूंगा, लेकिन वारिस पठान कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। वारिस पठान, आप रामलला की तस्वीर पे उत्तेजित हो रहे हैं। आप तो मुसलमान सीएम की बात कर रहे हैं,
आप कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आने देगी उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं उत्तेजित हो रहा हूं इस बात पे लेके कि अमीश देवगन जी आप सबको बोलने का मौका दे रहे हैं, आपका भी अधिकार और जब है, मैंने बोलना शुरू किया तो आप बीच में टपक पड़े। बोलिए, सतीश जी बीच में टपक पड़े। मेरा कार्यक्रम है, मैं तो इस कार्यक्रम में ही रहूंगा। मिनिस्टर है, ये संविधान की शपथ लेकर मिनिस्टर बने, लेकिन इन्होंने 1 घंटे से आपके चैनल पे बैठकर सिर्फ और सिर्फ सफेद झूठ बोला है और कुछ नहीं किया है। इनको जाके उन तमाम लोगों से माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया ये कोरोना काल के अंदर। अब बात नंबर 2, आचार्य जी की मैं बड़ी इज्जत करता था, आज आचार्य जी ने कहा उनके दिल की बात आई गई जुबान के ऊपर देश दुनिया के सामने कि वारिस और आचार्य जी को दिखाइए। स्टार्टिंग से ताला खोलने से लेकर एंड तक, शिलान्यास तक कांग्रेस उसमें शामिल रही। तो आचार्य जी क्यों मुसलमानों को बेवकूफ बनाए जा रहे हो उतने सालों से सेक्युलरिज्म के नाम पर? उनके साथ जाते हो, टोपी पहन के ईद बना लेते हो और बाद में इस तरह की आप करते हो। आज आपने कह दिया सब पब्लिक के सामने, अच्छी बात है, पब्लिक जनता जनार्दन है, सबको पता चलना भी चाहिए कि कांग्रेस का असली रूप क्या है। इसलिए मैं तो अमीश भाई हमेशा बोलता हूं ये कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू है, और आपके डिबेट के ऊपर आज क्लियर भी हो गया। मैं यही नहीं बोला आचार्य जी की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन उन्होंने बोल दिया सब बात जो बोलना था। बिल्कुल देश का, यूपी का माइनॉरिटी मुसलमान सबने सुना, सबने देखा क्या हो रहा है। अब बात नंबर 3 जो विकास की बात हो रही है, मुझे बताइए। आचार्य जी उस पर बोलना चाहते हैं। वारिस क्योंकि आपने कांग्रेस को बोला विकास आचार्य जी साल में यूपी में, आचार्य जी वारिस पठान ने बोला कांग्रेस जहां मौका मिलता है वहां टोपी डाल लेती है, जहां मौका मिलता है वो बोलती है राम मंदिर का ताला मैंने खुलवाया। जवाब आचार्य जी, वारिस को जवाब। मैं ये तो बोल रहा हूं, मैं यही तो बोल रहा हूं आचार्य जी। जी बिल्कुल, आपका तो सवाल है उसी का जवाब। आचार्य जी 40 सेकंड दें वारिस पठान आगे से लेकर लास्ट का शिलान्यास तक हमने कर दिया। अरे बोलने तो दो। आप सब कुछ तो आपने कर ही दिया आचार्य जी। अभी जरा जब यूपी में जाकर बोल भी दीजिए कि राम मंदिर आपने निर्माण किया है। अरे बोलने तो दो, कांग्रेस ने बनाया है, बोल दीजिए एक बार। वहां तो नसीबुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं, वहां तो इमरान प्रतापगढ़ी को आपने बना रखा है। नसीबुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान हमारे साथ आ जाएंगे बीजेपी 2 पे खिसक जाएगी। बोलने तो दो, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? हाँ बोलिए आचार्य जी, बोलिए। देखिए वारिस पहले तो मैं के शर्मा जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। मैं के शर्मा जी को चुनौती देता हूं राष्ट्रीय चैनल पर। मैं राष्ट्रीय चैनल पे चुनौती देता हूं कि कांग्रेस का कोई ऐसा एफिडेविट जिसमें कांग्रेस पार्टी ने ये कहा हो कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम का वजूद नहीं है, या राम सेतु का कोई वजूद नहीं है, या हम राम मंदिर के खिलाफ हैं। अगर कोई ऐसा एफिडेविट है के शर्मा जी, तो अमीश देवगन जी अगली डिबेट में इन्हें बुलाइए, या तो ये राजनीति छोड़ें या माफी मांगें, या मैं राजनीति छोड़ूंगा या मैं माफी मांगूंगा। दूसरी बात, वारिस पठान आपसे मैं कहना चाहता हूं कि वोट के लालच में, सत्ता के लालच में, राजनीतिक स्वार्थ में किसका खंडन किया? कहां से पकड़ लाते हो इन नमूनों को भाई? नहीं देखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए आचार्य जी, अपनी बात को। बेवकूफ बदतमीज नमूने, आप जैसे ढोंगियों, आप जैसे ढोंगी लोग जो आते हैं, मैंने जवाब दिया, मैं सवाल कर रहा हूं, जवाब देना बीच में क्यों बोलते हो भाई? पहले तो कहिए अपना शब्द सुधारे। बोलते हो ये जो है दाढ़ी बढ़ा के बैठ के यहाँ पर ना, ये तुम्हारे संस्कार। मुझे लगता है कि शब्दों की मर्यादा हर तरफ से होनी चाहिए। मेरा निवेदन रहता है हमेशा कार्यक्रम के अंदर, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। ओके के आपकी आप आचार्य जी, आपको भी के शर्मा के लिए इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। के जी आपको भी किसी आचार्य की दाढ़ी पर ये कमेंट नहीं करना चाहिए, मेरा निवेदन है। ओके आचार्य जी, आप अपनी बात को रखिए। वारिस पठान के बारे में आप बोल रहे थे, किस तरह की झूठी बातें फैलाते हो? अमीश देवगन, मैं वारिस पठान से कहना चाहता हूं कि कुर्सी के लालच में, राजनीतिक फायदे और नुकसान के चक्कर में इतिहास नहीं बदला जाता। राम मंदिर का ताला खुला जब तो कांग्रेस की हुकूमत थी, इसमें इतिहास नहीं बदला जाएगा कि किसी को कुछ बुरा लग रहा है, भला लग रहा है। वारिस जवाब। अरे तो आप तो यही बोल रहे हो ना, तो इतने वर्षों से मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, कहना था कि कांग्रेस ही मेन राम मंदिर के मसले में फसाद की जड़ है। कांग्रेस टाइम में ही ताला खुला, कांग्रेस ने आपने तो बता दिया, शिलान्यास भी हमने रखा, सब कुछ आपने किया, बिल्कुल अच्छी बात है, करिए आप। मगर फिर आप सेक्युलरिज्म के नाम पर जो 70 साल से मुसलमानों लोगों के वोट ले रहे उसका क्या किया आप? चलिए बताइए, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए जनता करेगी या भविष्य करेगा? माइनॉरिटी, लेकिन मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, जो इतिहास है वो बदला नहीं जाता। सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गया ना। वारिस पठान साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, के नाम पे आपको मैं झूठ नहीं बोलता। महाराष्ट्र में आप लोग जाके शिवसेना की गोद में बैठ गए, चक्कर में पड़ के शिवसेना झूठ नहीं वो जो बोलूंगा। हमेशा से मुसलमानों को गाली देके पे बैठी, भगवान श्री राम के मंदिर का ताला खुलवाया उस समय कांग्रेस की हुकूमत की, ये तारीख में दर्ज है।
ये इतिहास गवाह है। शिवसेना भारतीय जनता जिसके पार्टी साथ इस पर अपना आप अपना उल्लू महाराष्ट्र सीधा में करना चाहती है और सत्ता उन्होंने में उसका हो, फायदा लिया। उनके कांग्रेस पार्टी ने कभी राम के नाम फ्लोर ऑफ द पर असेंबली कभी में राम के कहा नाम पर कि तिजारत बाबरी नहीं मस्जिद की। जब हमने कांग्रेस गिराया, पार्टी ने कभी धर्म के नाम पे को तिजारत फकर नहीं इस की, बात का। राजनीति नहीं अब की, आप- सियासत नहीं मुझे की। ब्रेक के लिए धर्म के नाम पे सियासत नहीं के शर्मा सतीश जी भी कुछ कहना चाहते हैं, के जी भी कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, के शर्मा 10 सेकंड, के शर्मा 10 सेकंड। सतीश जी मैं आपको मौका दूंगा। देखिए मैं पुनः एक बात कहना चाहता हूं अमीश जी, हम बकायदा जो है अपने विकास के कार्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जा रहे हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार इन सब को किनारे करके ठीक है, ओके सतीश जी, वोट देगी। सतीश महाना पुनः 10 सेकंड, सतीश महाना 10 सेकंड, बाकी सब किनारे उसे ही लगेंगे। अमीश जी, मैं निश्चित रूप से हम विकास के नाम के ऊपर चुनाव में जाएंगे और जिन्होंने राम को ना कभी माना और राम के अस्तित्व के ऊपर जो प्रश्न खड़ा कर रहे थे, आप उसके ऊपर डिबेट करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो AIM हो चाहे आचार्य जी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे एक अंतराल लेना होगा, एक ब्रेक के बाद मैं वापस लौट रहा हूं। अब देखते रहिए आर पार।